आप में से काफी लोगों ने अपने बचपन में GTA वाइस सिटी और सैन एंड्रियास जैसे गेम जरूर खेले होंगे और कुछ तो आज भी GTA 4 और 5 के दीवाने होंगे। मैं भी हूँ, मैं भी खेलता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाली और ये शानदार गेम्स देने वाली कंपनी की शुरुआत किसी हार्डकोर प्रोग्रामर या फिर टेक प्रोफेशनल्स ने नहीं बल्कि म्यूजिक लेवल में काम कर रहे दो एम्प्लॉयज ने की थी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉकस्टार गेम कंपनी की। ये वही कंपनी है जो गेमिंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आई थी। इस कंपनी की वजह से गेम्स को लेकर हमारा नजरिया ही चेंज हो गया था और इसी वजह से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और उसके जैसे दूसरे गेम्स हमारे बचपन का पार्ट बन सके। आज उन्हीं गेम से इंस्पायर्ड होकर न जाने कितने गेम्स लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप रॉकस्टार टाइटल का एटलीस्ट एक गेम तो जरूर खेला होगा आपने। आज की इस वीडियो में हम इसी गेमिंग कंपनी रॉकस्टार के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी कैसे शुरू हुई, किस गेम ने इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सबसे जरूरी इस GTA सीरीज का मोस्ट अवेटेड गेम GTA 6 कब आने वाला है। इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में रॉकस्टार कंपनी का नाम कुछ और ही था। दरअसल ये सिलसिला शुरू होता है इंग्लैंड में रहने वाले दो भाई सैम एंड डैन हॉसर से। सैम और डैन के फादर इंग्लैंड के एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल लॉयर थे। शायद यहीं से दोनों भाइयों को क्राइम एंड जस्टिस जैसी चीजों में दिलचस्पी पैदा हुई, क्योंकि रॉकस्टार के सभी गेम्स की थीम क्राइम एंड जस्टिस पर ही बेस्ड होती है। खैर, शुरुआत में दोनों भाइयों को गेम से ज्यादा म्यूजिक में दिलचस्पी हुआ करती थी और वो खुद भी म्यूजिशियंस बनने का सपना देखते थे। बड़े भाई सैम अक्सर अपने डैड से म्यूजिक लेवल के बिजनेसेस और स्ट्रेटेजीज को लेकर के डिस्कशन करते थे। इसी वजह से 1990 के दौरान उनके फादर ने उन्हें बर्टल्समैन म्यूजिक ग्रुप यानी कि BMG नाम की एक कंपनी में जॉब दिलवा दी। दूसरी तरफ छोटे भाई डैन को म्यूजिक के साथ ही राइटिंग और स्टोरी टेलिंग में भी बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग का कोई कोर्स किया और एक फ्रीलांसर के तौर पर राइटिंग का काम करने लगे। जबकि उनके बड़े भाई सैम ने एज अ प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर बर्टल्समैन म्यूजिक ग्रुप में 4 साल तक काम किया। उसके बाद उन्हें इस कंपनी की एक नई सब्सिडरी BMG इंटरैक्टिव को संभालने का काम सौंपा गया। दरअसल BMG इंटरैक्टिव वीडियो गेम बनाने और पब्लिश करने वाली कंपनी थी, जिसे 1994 में शुरू किया गया था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही कंपनी थी जिसने दुनिया की सबसे लोकप्रिय GTA सीरीज का पहला गेम लॉन्च किया था। इस कंपनी में 2 साल काम करने के बाद सैम को हेड ऑफ डेवलपमेंट बना दिया गया। अब यहीं पर इनकी मुलाकात टेरी डोनोवैन, गैरी फॉरमैन और जेमी किंग से हुई। ये सभी मिलकर रेज एंड चेज नाम से एक गेम पर काम कर रहे थे। जब इस गेम का डेवलपमेंट शुरू हुआ तो इसमें मेन कैरेक्टर पुलिस के रोल में था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सैम को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया और इस गेम की कहानी दोबारा लिखने के लिए उन्होंने अपने डैन को भी अपने साथ में मिला लिया। इस तरह से गेम में कुछ बुनियादी बदलाव करके इसके मेन कैरेक्टर को क्रिमिनल का रोल दे दिया गया और साथ ही इसका नाम बदलकर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी कि GTA रखा गया। इस तरह से BMG इंटरैक्टिव द्वारा 21 अक्टूबर 1997 के दिन गेमिंग इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज का पहला गेम GTA लॉन्च किया गया। जी हाँ, GTA सीरीज का पहला गेम रॉकस्टार कंपनी के बनने से पहले ही लॉन्च किया गया था। ये अपनी तरह का पहला ओपन वर्ल्ड गेम था। इसका मतलब इसमें प्लेयर जो चाहे वो कर सकता था, उसके पास पूरी आजादी थी। ये गेम रियल वर्ल्ड को दर्शाता था और यही चीज इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बनी। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में 6 लेवल्स थे जो कि अमेरिका के 3 शहरों में बटे हुए थे। इसमें लिबर्टी सिटी न्यूयॉर्क सिटी को, सैन एंड्रियास सैन फ्रांसिस्को को और वाइस सिटी मियामी को दर्शाता था। ये गेम उस समय मार्केट में एक बहुत बड़ा कमर्शियल हिट साबित हुआ था और फिर यहीं से शुरुआत हुई रॉकस्टार गेम कंपनी की। असल में हुआ ये कि 12 मार्च 1998 के दिन एक अमेरिकन कंपनी टेक 2 इंटरैक्टिव ने BMG इंटरैक्टिव को अक्वायर कर लिया, जिसके चलते हाउसर ब्रदर और उनके कलीग्स को अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। अमेरिका आने के बाद दिसंबर 1998 में हाउसर ब्रदर ने टेरी डोनोवैन, गैरी फॉरमैन और जेमी किंग के साथ मिलकर एक नई वीडियो गेम पब्लिशर कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रॉकस्टार गेम्स रखा गया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी टेक 2 इंटरैक्टिव ही रॉकस्टार गेम की होल्डिंग कंपनी है। साल 1999 में रॉकस्टार गेम्स की तरफ से पहली बार GTA में कुछ बदलाव किए गए और ये बदलाव था GTA 1 का एक्सपेंशन। इन एक्सपेंशंस में 2 सिटीज ऐड किए गए। इनमें पहला था GTA लंदन 1969 और दूसरा था GTA लंदन 1961। ये दोनों एक्सपेंशन 1999 के अप्रैल महीने में किए गए थे। GTA 1 काफी विवादों से घिरा था, लेकिन जब लोगों तक ये गेम पहुंचा तो इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। चूंकि ये 2D गेम था, इसीलिए इसके ग्राफिक्स और कंट्रोल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट और गेम के अंदर जो आजादी थी वो लोगों को बहुत पसंद आई और यही वजह था कि GTA 1 एक सफल गेम था। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी ने इसके सीक्वल यानी कि GTA 2 पर काम करना शुरू कर दिया और रॉकस्टार गेम्स द्वारा 22 अक्टूबर 1999 के दिन इसका दूसरा पार्ट GTA 2 लॉन्च किया गया। अब आपको बता दें कि पहले पार्ट की तरह ही GTA 2 उतना सफल नहीं रहा था और कई बार इसकी आलोचना भी की गई थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि कंपनी ने कुछ खास इंप्रूवमेंट्स नहीं किए हैं। हालांकि टेक्निकली कंपनी ने काफी बदलाव
किए थे, चाहे ग्राफिक्स हो, कंट्रोलर्स हो या फिर ओवरऑल गेमिंग एनवायरनमेंट हो। अब आपको बताते चले कि रॉकस्टार ने GTA 2 में रेट्रो फ्यूचरिस्टिक सिटी का कॉन्सेप्ट रखा था, जिसे एनीवेयर सिटी का नाम दिया गया था। इसे कुछ लोगों या फिर हार्डकोर फैंस द्वारा पसंद भी किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि GTA 2 एक सफल गेम रहा, लेकिन इसे सफल सीक्वल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपनी ने इसे 1 साल के अंदर ही लॉन्च कर दिया था। इसीलिए लोगों के बीच में इसको लेकर ज्यादा उत्साह नहीं था। इसके बाद कहानी शुरू होती है एक नए दौर की, जब रॉकस्टार गेम्स ने GTA सीरीज के तीसरे गेम को लॉन्च किया। GTA 3 को पहली बार अक्टूबर 2001 में प्ले स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया था और ये अपनी तरह का पहला ओपन वर्ल्ड 3D गेम था। इस गेम को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाया गया था और इसका मतलब कि आप गेम को बहुत अच्छे से देख सकते हो। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में आपको बेहतरीन विविंग एंगल्स मिलते हैं और ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस काफी रियल और इमर्सिव होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप प्लेयर के अवतार को पूरी तरह से 3D में देख सकते हो और उसके हर एक मोशन को फील कर सकते हो, बिल्कुल किसी मूवी की तरह। GTA 3 से ही रॉकस्टार गेम की असली सफलता और लोकप्रियता की कहानी शुरू हुई और मई 2002 में इसके विंडोज वर्जन के लॉन्च होते ही ये उस समय के सबसे पॉपुलर गेम्स में शामिल हो गया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2008 तक इस गेम के 14 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। अब वैसे तो GTA 1 और GTA 2 क्राइम बेस्ड गेम्स थे, लेकिन GTA 3 को कंपनी ने पूरी तरह से क्राइम से भर दिया था। इसके साथ ही इसमें काफी इलीगल और मैच्योर कंटेंट भी था। ड्रग से लेकर सेक्स और हिंसा से लेकर अब्यूसिव कंटेंट तक ये गेम पूरी तरह से नेगेटिव कंटेंट से भरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इस गेम ने सफलता और लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 2001 के आखिरी यानी कि अक्टूबर में लॉन्च होने के बावजूद भी ये गेम 2001 का बेस्ट सेलिंग गेम्स बन गया। इसके बाद कंपनी ने GTA सीरीज के कई सारे प्रीक्वल लॉन्च किए, यानी कि पुराने गेम्स को नए ग्राफिक्स और स्टोरी के साथ में लॉन्च किया, जिसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। GTA 3 की सफलता से रॉकस्टार गेम्स को काफी फायदा हुआ और कंपनी ने विस्तार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले रॉकस्टार गेम्स ने DMA डिजाइन लिमिटेड को 2002 में एक्वायर कर लिया, जिसके बाद इसका नाम रॉकस्टार नॉर्थ रख दिया गया। अब आपको बताते चले कि DMA डिजाइन एक ब्रिटिश वीडियो गेम डेवलपमेंट कंपनी थी और GTA सीरीज के जितने भी शुरुआती गेम्स थे उन सबको DMA ने ही डिजाइन किया था। इसके बाद रॉकस्टार गेम्स ने डिजिटल एक्लिप्स के साथ मिलकर GTA 3 के प्रीक्वल GTA एडवांस को 2004 में लॉन्च किया और ये भी एक ओपन वर्ल्ड 3D गेम था, जिसकी स्टोरी GTA 3 से मिलती जुलती थी। इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स, साउंड, कंट्रोलर्स और मोर बैलेंस्ड कॉन्सेप्ट के चलते ये गेम भी काफी हिट हुआ था। हालांकि इसकी लोकप्रियता उम्मीद से कम थी और इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि इसे टॉप डाउन पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाया गया था, जो कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के मुकाबले ज्यादा इमर्सिव और एंगेजिंग नहीं है। इसी बीच कंपनी ने अपना एक्सपेंशन जारी रखा ताकि नई नई कंपनीज के साथ में कुछ और नया और इंटरैक्टिव डेवलप किया जा सके। इसी कड़ी में रॉकस्टार ने 2004 में मोबियस एंटरटेनमेंट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। मोबियस एंटरटेनमेंट भी एक ब्रिटिश वीडियो गेम डेवलपमेंट कंपनी थी, जो कि रॉकस्टार से मिलने के बाद रॉकस्टार लीड्स में बदल गई। रॉकस्टार गेम्स ने रॉकस्टार लीड्स के साथ मिलकर 2005 में GTA 3 का एक और प्रीक्वल लॉन्च किया, GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज। अब दोस्तों, रॉकस्टार के मोबियस एंटरटेनमेंट को एक्वायर करने के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी। दरअसल प्ले स्टेशन पोर्टेबल 2004 में लॉन्च हुआ था, जो कि हैंड हेल्ड गेम कंसोल है। अब मोबियस एंटरटेनमेंट ने इसी प्लेटफॉर्म के लिए एक पावरफुल और एक बेहतरीन गेम इंजन बना लिया था। बस फिर क्या, रॉकस्टार गेम ने बड़ी चालाकी से मौके का फायदा उठाया और मोबियस एंटरटेनमेंट को खरीदकर GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज को प्ले स्टेशन पोर्टेबल के लिए लॉन्च कर दिया और इसी वजह से इस गेम को भी बहुत सफलता मिली और देखते ही देखते ये गेम प्ले स्टेशन पोर्टेबल के सबसे बेहतरीन गेम्स में शुमार हो गया। अब तक इसकी 8 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। GTA सीरीज के 3 गेम्स को बनाने में 10 से भी ज्यादा कंपनी साथ आई और नया सीक्वल यानी कि GTA वाइस सिटी के लॉन्च होने से पहले ही टोटल 9 एपिसोड्स लॉन्च हो चुके थे। तो यहाँ तक तो बात हुई GTA 3 और उसके प्रीक्वल्स की। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे GTA को दुनिया के हर गेमर या यूं कहें कि हर बच्चे के दिल तक पहुंचाने वाले GTA वाइस सिटी और GTA सैन एंड्रियास की। इसी के साथ हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाले गेम्स GTA 5 की बिहाइंड स्टोरी भी जानेंगे। साथ ही अगले पार्ट में आपके लिए GTA 6 को लेकर एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, क्योंकि हम में से हर कोई GTA 6 का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इसी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको अगले पार्ट में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।